बड़ी तादाद में, करीब 50,000 की तादाद में किसान आ गए थे, चाहे वो NH-24 यानी गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो। और यहाँ पर करीब साल भर तक, करीब साल ही लगा लीजिए, यहाँ पर किसान डटे हुए थे। हालांकि उनकी मांगे मान ली गई थी। उसके बाद किसान जब पिछली बार आए थे 2020-21 में, तो पहले उनकी मांगे थी कि सरकार ने जो 3 कानून लेकर आई थी सरकार, उन कानूनों को वापस लिया जाए, जो कृषि कानून थे। लेकिन जैसे ही कृषि कानून लेने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने फिर से अपनी दूसरी मांगे रख दी थी और दूसरी मांगों को रख दिया गया था, जिसमें MSP भी एक मुद्दा था, जो इस बार भी उठाया गया है, MSP का मुद्दा। उस वक्त एक कमेटी तैयार हुई थी, कमेटी ने वक्त मांगा था, जिसमें लगातार जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो किसान हो, सरकारें हो, सबसे वो बात कर रहे थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो बॉर्डर है यहाँ पर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गया है। और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, बहादुरगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर भी इस वक्त सिर्फ उन लोगों को एंट्री की जा रही है जो लोग, देखिए ये तमाम जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये बहादुरगढ़ में भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, काफी सारे यूनिट्स नांगलोई और उसके आसपास के इलाके में भी हैं। तो इस इलाके में लोग नौकरी के लिए आते हैं, अपने कामकाज के लिए आते हैं, तो उन्हें काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही हैं। और जो छोटा सा रास्ता यहाँ छोड़ा गया है, वहां पर इस वक्त जो किसान है वो पहुंच रहे हैं। एक और अपडेट देखते हैं। तो आज दोपहर 12 बजे रेल रोको है किसानों का। तो आप समझिए कि आज पंजाब में किसान 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक रेलवे ट्रैक्स को जाम करेंगे। और रेलवे ट्रैक्स को जाम करने का मतलब है कि पंजाब से होकर गुजरने वाली जो ट्रेन हैं, साफ है कि अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, जम्मू की तरफ कोई भी ट्रेन जा रही हैं या पंजाब की कोई ट्रेन भी जा रही है, तो वो प्रभावित होंगी। ऐसे में अगर आज आप सफर कर रहे हैं, आपका कोई सफर कर रहा है, तो उनके लिए ये दिक्कत आएगी, क्योंकि किसानों ने अब सीधा हाईवे के साथ साथ अब रेलवे ट्रैक पर भी जाने का अपना मन बना लिया है। तो जैसे पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने ऐलान किया है कि पंजाब में आज दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। और ये किस लिए गया? शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के जो गैस गोले दागे गए थे, उसी के विरोध में नाराजगी जाहिर करते हुए इस वक्त भारतीय किसान यूनियन उग्राहा जो यहाँ पर गुट है, वो 12 से लेके 4 बजे तक शाम को यहाँ पर रेलवे ट्रैक बंद करके रखेंगे। मतलब साफ है कि जो भी नॉर्थ बाउंड ट्रेन है, खासतौर पे जो भी ट्रेनें जम्मू की ओर जा रही हैं, वो सारी की सारी ट्रेनें प्रभावित होने जा रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को आज भुगतना पड़ेगा। अब गाजीपुर बॉर्डर पे भी जो जाम लगा है, जिसकी हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, और लगातार जो किसान संगठन है जिस तरह से अलग अलग इलाकों से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से गाजीपुर फ्लाईओवर पर खास तौर पे ये व्यवस्था की गई है। और जिसकी वजह से जो किसान आंदोलन पिछली बार जो हुआ था, उसी के मद्देनजर गाजीपुर में ये तैयारियां की गई हैं। अब आज किसान संगठनों की बैठक होने जा रही है, जिसमें ये आप देख रहे हैं, यही है श्रवण सिंह, यह श्रवण सिंह पंडेर। इन्होंने ही क्या कहा है कि वी हैव मीटिंग विद मिनिस्टर्स टुडे एंड वी वांट पीएम मोदी टू हैव कन्वर्सेशन विद देम सो दैट वी कैन रीच अ सॉल्यूशन फॉर आवर डिमांड्स और एल्स वी शुड बी अलाउड टू मूव टू दिल्ली। तो इनका ये कहना है कि आज इनकी मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में कौन कौन होगा ये भी आपको बता देते हैं। मीटिंग में आज रहेंगे पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वाणिज्य मंत्री हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे। तीसरा नाम है इसमें नित्यानंद राय का, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अब बड़ी बात है कि तीनों जो ये मंत्री हैं, इनकी सबसे पहले चंडीगढ़ में बैठक हो चुकी है, जिसमें पीयूष गोयल ही थे, उसके बाद इसमें नित्यानंद राय भी थे और साथ ही साथ इसमें अर्जुन मुंडा भी थे। तो दूसरी जो बातचीत हुई थी उसमें पीयूष गोयल थे और अर्जुन मुंडा थे, नित्यानंद राय नहीं थे। एक बार फिर से ये तीसरी बैठक होने जा रही है और आज शाम को 5 बजे का वक्त इसमें तय किया गया, बताया गया है। और यही वजह है कि आज खास नजर रहने वाली है। और हालांकि जो किसान नेता है, उनका ये कहना है कि उनकी मांगों को माना जाए, अगर सहमति बन जाती है तो फिर वो अपने जो ये मार्च है उसको रोकेंगे, नहीं तो उनको दिल्ली आने की इजाजत दी जाए। अब जरा अखबारों पर भी हम रुख कर लेते हैं, अखबारों में क्या लिखा गया है। जैसे कि नवभारत टाइम्स में लिखा है कि किसान पुलिस आमने सामने, आज केंद्र संग तीसरी बैठक होने जा रही है, इसको प्रमुखता से उठाया गया है। अब आंदोलन खत्म करने पर सरकार अलर्ट है। आम चुनाव से पहले जो किसान आंदोलन को जल्द खत्म करने के लिए सरकार सतर्क है और सरकार चाहती है कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो बैठें और बैठकर बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जाए। अब वहीं पर जो कांग्रेस है वो
ये उसका आरोप यह है कि जो एमएसपी है उसको लेकर कांग्रेस ने गारंटी दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो उसको कानून बनाएंगे, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया था। और बीजेपी ने कहा था कि जब 2006 में रिपोर्ट सौंप दी गई थी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद भी करीब 2014 तक, यानी कि सरकार बदलने तक उन्होंने, उनके पास करीब 7 से 8 साल थे, फिर भी उन्होंने क्यों नहीं इसको लागू किया, क्यों उसको लागू नहीं किया गया, ये सवाल उठाया गया कि उनकी मंशा क्या थी, उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया। अब फिर से कांग्रेस ने उस पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि हमने तो करीब 200 से ज्यादा पॉइंट दिए तो उसमें से हमने कई सारों को इंप्लीमेंट किया। और उनका यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी एमएसपी का समर्थन किया था। यह कांग्रेस का वर्जन है, कांग्रेस का ये कहना है। लेकिन सवाल एक ही है कि आपके सरकार के दौरान, और कांग्रेस का यह कहना है कि हमने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने इन सब तथ्यों को देखा, उसके बाद हमने सबको इंप्लीमेंट किया। लेकिन अगर कमेटी बनी तो उस कमेटी ने अगर 2004 से लेकर 2006 के अंदर, 2004 में स्वामीनाथन कमेटी बनी, 2006 में उन्होंने रिपोर्ट दे दी। अगर उसके जो भी सिफारिशें उसको लागू करने के लिए भी अगर कोई कमेटी बनती है, क्या उसको 2 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है, 3 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है कि वो 2014 तक, अगले करीब 7-8 साल तक उसको लागू नहीं कर पाए? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब सरकार थी, जब आपकी मंशा ये थी कि आप एमएसपी में कानून बनाएंगे, तो आखिरकार क्यों कांग्रेस ने अपने टर्म के दौरान इस एमएसपी के कानून को लेकर नहीं आए और अब क्यों लेकर आ रहे हैं? साथ ही आज सबसे बड़ी दिक्कत जो रहने वाली है वो है किसानों के आंदोलन से, वो है स्टूडेंट्स को अब हिदायत तो ये दी गई है कि वो इस्तेमाल करें मेट्रो का, और कई इनको दिक्कतें भी झेलनी पड़ी होगी। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी होगी कि अपने बच्चों को किस तरह से वो अपने सेंटर्स तक पहुंचाए। जिनके घर के आसपास सेंटर्स उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको सफ़र करना पड़ेगा उनके लिए वाकई में सफरिंग हो जाएगा, सफरिंग यानी सफ़र करने के लिए सफरिंग हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम दिखाते हैं आपको क्या हालात हैं इस वक्त। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पे आप देखिए किस तरह से इस जगह पे, ये देखिए बड़े बड़े यहाँ पर जो सीमेंट के स्लैब्स लगाए गए हैं, यहाँ पर डिवाइडर्स लगाए गए हैं ताकि रुका जा सके, और यहाँ पर जो पैदल आना जाना चाह रहे हैं वो तो आ जा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि ये सिंघू बॉर्डर जो है, सिंघू बॉर्डर के आसपास इतनी बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज हैं, इतने सारे यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, छोटे छोटे यहाँ पर एमएसएमईज काम करते हैं, यानी मध्यम जो लघु कुटीर उद्योग हम जिसको कहते हैं, मीडियम साइज के, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। अब इतने बड़े, और वहाँ पर बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम होता है, यानी कि ज़्यादातर लेबर से काम करते हैं और उनका ये रोजगार है। इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं, जब आके आप हाईवेज या किसी शहर को जाम कर देते हैं, आप समझिए कि किसानों की अगर जो मांग है, उस मांग को लेकर पिछली बार जिस तरह से उन्होंने पूरे इलाके में घेराबंदी करके जाम कर दिया था, तो कितना नुकसान हुआ, लोगों को सैलरीज नहीं मिली हुई, ठीक है। उसके बाद जो व्यापारी है उनको कितना घाटा हुआ, जो आम लोग हैं वो भी इसकी चपेट में, जिनकी दुकानें चलती हैं उनकी दुकानें तक ठप हो गई। आज एक बार फिर से यही हालात यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अभी तक तो किसान यहाँ पहुंचे नहीं है। अब सोचिए अगर किसान पहुंचते तो शायद इतना भी यहाँ पर ना ट्रैफिक आपको नजर आता और यहाँ पर हालात और बिगड़ गए होते, क्योंकि पूरा का पूरा जो हाईवे चौक हो गया होता। अब बात ये आती है कि जब किसान आते हैं उनकी जो मांगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मांगे होंगी, आपके बहुत सारे मुद्दे होंगे जिसमें जो आपकी परेशानियां वो उसको एड्रेस करना चाहिए। अब किसानों को नुकसान हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, अगर आप बीमा करवा रहे हैं, बीमा का पैसा आपको नहीं मिल रहा, एक मुद्दा है, तो ये सरकार के सामने रखना जरूरी है कि आखिरकार अगर हमने बीमा करवाया फसल का और हमें बीमा की राशि क्यों नहीं मिल रही। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसको लेकर बोला जा सकता है। लेकिन इस तरह से जो किसान नेता इस बार जो जुड़े हैं, उनका जो रुख है या फिर उन्होंने जो पूरी की पूरी डिमांड लिस्ट दी है, उसमें हैरान करने वाली भी चीजें कि बहुत से, जैसे WTO, अब WTO का जिक्र हो गया, WTO से सरकार को समझौता खत्म करना चाहिए, कह रहे हैं। आप किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये भी मांग कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं कि क्या वो देश हित में है या नहीं है। यहाँ तक कि जो MSP है, MSP को लेकर भी अगर बात की जाए तो जो जानकार हैं उसको वो फीजिबल नहीं मानते, यानी कि देश के लिए, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक मानते हैं। एक एग्जाम्पल आप समझिए, जब पंडेर या फिर धालीवाल जो इस वक्त बड़ा चेहरा है, अब पंडेर जो है वो मजदूर जो मोर्चा है उसकी अगुवाई कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जगजीत सिंह धालीवाल जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई कर रहे हैं। पिछली बार 32 इसमें संगठन थे, इस बार करीब 200 संगठन वो बता रहे हैं अलग अलग जगहों से हैं।
और लेकिन 50 के करीब हैं जो पंजाब की ओर से आए हैं। और पिछली बार और इस बार में जो ये लीड करके लेकर आ रहे हैं पंडेर और धालीवाल, ये दोनों जो प्रमुख चेहरे हैं, पंजाब के सबसे ज्यादा इसमें किसान मौजूद हैं। ना सिर्फ कि इसमें कि पिछली बार जैसा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह के जो अलग अलग राज्य हैं यहाँ से किसान शामिल हुए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर जो प्रमुखता से सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ही किसान नजर आ रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि आखिरकार ये दो नए चेहरे मैंने आपको बता दिए जो इस बार लीड कर रहे हैं, और उसको लेकर हम बात करें, लेकिन साथ ही आप बताते हैं कि और क्या इसमें छपा है। झड़पों के बीच आज पंजाब में 7 जगह रेल रोकेंगे किसान। तो एक बड़ा है कि जो झड़प हुई थी उसको लेकर आज 7 जगह पर किसान रेल रोकने जा रहे हैं, और दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को रोकने का प्लान किया। पंजाब हरियाणा की सीमा पर किसान अभी भी डटे हुए हैं, यानी शंभू बॉर्डर का हम जिक्र कर रहे हैं। प्रदर्शन के दूसरे दिन भी हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, क्योंकि कोशिश हुई एक बार फिर से तोड़ने की, और किसानों ने कहा है कि मांगे माने जाने तक पीछे वो नहीं हटेंगे। एमएसपी अभी भी मुख्य मुद्दा बना हुआ है, ये कहना है। वहीं पर जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र एमएसपी से क्यों भाग रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो घायल किसान हैं उनसे बात कर रहे हैं। और अब ये देखना है कि क्या राहुल गांधी ने फोन पर आंदोलनकारियों से बात की थी, अब क्या राहुल गांधी इस किसान आंदोलन में आएंगे, ये भी एक है। क्योंकि इस वक्त जो पूरे हालात बने हुए, अब देखिए कि एक फैक्ट भी है, लोकसभा का टर्म खत्म होने जा रहा है, संसद का सत्र आएगा नहीं। अब ये सरकार वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये जनता तय करेगी। तो ऐसे में अब चुनाव के लिए महीना भर भी बचा नहीं है, उससे भी कम वक्त रह गया है। 15 मार्च के आसपास अनाउंस भी हो जाएगा, इलेक्शंस भी हो जाएंगे। ठीक उससे पहले, इलेक्शन से पहले अगर किसान विरोध मार्च लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि इस पर कानून बनाओ, तो वो कहां तक, ये सोचने की बात है, कहां तक सोचिए कि क्या ये मुमकिन है और कहां तक मुमकिन है। क्योंकि संसद सत्र होगा नहीं, ये सरकार वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये जनता तय करेगी। तो ऐसे में जो किसान हैं, आखिरकार क्या सोचकर उन्होंने ये वक्त चुना। अगर ये वक्त चुना है तो इस चुनने का क्या वाकई में ही उनके मांगों को मानने का कोई सही समय है। क्योंकि या तो फिर ये पहले लेकर आते, यानी कि जो आपका जो बजट सत्र था या शीतकालीन सत्र था उससे पहले लेकर आते, ये विरोध कर प्रदर्शन करते, या फिर नई सरकार आती उसके बाद वो करते। तो कुछ ये अपने आप में बहुत सारी चीजें हैं कि आखिरकार ये जो वक्त जो चुना गया है, आखिरकार ये वक्त अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब सरकार की मंशा जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ये आंदोलन सरकार चाहती है कि आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो, क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं। और आज जो शाम को 5 बजे बातचीत जो वक्त तय की गई है, 5 बजे का वक्त जो तय किया गया है, उम्मीदें की जा रही है कि हो सकता है कि इसमें मुद्दों पर सहमति बन जाए। लेकिन कुछ ऐसे मांगे भी हैं, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर मांग को मान लिया जाए, क्योंकि वो मुमकिन नहीं है। और उधर दूसरी तरफ सरवन सिंह पंडेर बोल ही चुके हैं कि अगर बातचीत फेल होती है तो उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाए। क्या ऐसे में ये देखना है कि आखिर बातचीत फेल होती है तो फिर क्या रुख रहता है, ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा। अब बात आती है एमएसपी की। अब एमएसपी को लेकर जो लगातार बातें कही जा रही हैं, एमएसपी को लेकर जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाकई में ही किसानों के लिए सही है या फिर, और ये मुमकिन है? कुछ मतलब इसी को लेकर काफी सारी चीजें आजकल लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया पे, अखबारों में। कई सारे जो जानकार हैं वो इसको लेकर बहुत सारे अपनी दलील दे रहे हैं, और उनके बहुत सारे लेख भी आ रहे हैं कि आखिरकार क्या वाकई में इसका फायदा मिलेगा। देखिए, हर चीज का एक प्लस और माइनस होता है ना, कि फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अब जो एमएसपी की बात हो रही कि आपको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको जो मिलना चाहिए एमएसपी, क्या वो पॉसिबल है या फिर, क्योंकि एक जो एग्जांपल दिया गया, एक एग्जांपल ये आया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है कि आपकी जो लागत होती है, और C2 फॉर्मूला जो लगातार बताया जा रहा है कि C2 फॉर्मूले में चाहिए, यानी कि जो आपका कॉस्ट होता है, आपका जो इनपुट कॉस्ट है, जिसमें आपकी लेबर कॉस्ट भी आता है, आपके तमाम जो लैंड
अगर आपने ज़मीन पट्टे पर ली उसका जो आप किराया देते हैं वो भी आएगा और उसका 50% आपको मिलना चाहिए। लेकिन किसानों के जो ये जो मसला है, अब एक जो है, एक तो C2 फार्मूला हो गया, एक C2 फार्मूला होगा। C2 में तो आप जानते हैं कि क्या क्या होता है। एक जो फार्मूला है वो है A2FL। A2 में जो इसमें क्या होता है कि A2FL फार्मूला भी एक है। A2FL फार्मूला में आपके जो पूरे इनपुट कॉस्ट है सारी चीजें आती है, प्लस आपका जो फैमिली का जो लेबर लगता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। और कई बार और जो जानकार बताते हैं कि जो आपके C2 के जगह पे जो A2FL है ये ज्यादा आपको पैसा देता है, ज्यादा आपको इसके पैसे मिलते हैं। अब उसके लिए एग्जाम्पल एक दिया जा रहा है कि सपोज कीजिए कि इस बार 2023-24 में 2023-24 में अब जो क्रॉप मार्केटिंग सीजन जो आपका जो ये है, ये जो रबी की फसल जो अब आएगी सामने, अब रबी की फसल को देने के लिए CACP जो कि ये कमीशन है, CACP जो आपके समर्थन मूल्य क्या होगा जो फसल का उसको तय करती है। अब C2 प्रोडक्शन के तहत उन्होंने जो 1503 प्रति क्विंटल पंजाब के लिए ये तैयार हुआ है, जबकि जो किसान हैं उनको MSP मिल रही है 2275 पर क्विंटल। ठीक है, मतलब कि अगर C2 फॉर्मूले से देखा जाए तो ये कहना है जो इसमें आया कि अगर आप जो C2 प्लस 50% जो बोल रहे हैं, अगर उसके लिहाज से पंजाब में किसानों को रबी में जो गेहूं बोया गया उसके पैसे मिलते हैं MSP में, तो वो तय होकर आता है 1503 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पंजाब में। वहीं अगर आप दूसरे और जो कि फार्मर और उसको जो मिलेगा कितना 2275 क्विंटल, ये वो उनको मिल रहा है। तो फार्मर के पास 772 रुपए प्रति क्विंटल यानी कि 51% ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। यानी कि अगर A2FL फॉर्मूला लगता है और C2 फॉर्मूला लगता है, तो C2 फॉर्मूले से अगर पैसा आपको दिया जा रहा है तो आप समझिए कि आपको जो पैसा आ रहा है वो 1500 रुपए प्रति क्विंटल आ रहा है। और कहीं अगर आप MSP जिसका बोल रहे हैं कि ना MSP को कानून बना दो, MSP को अगर MSP C2 50+50% फॉर्मूला ना ले और जो दूसरा फॉर्मूला अभी जिसमें दिया जाता है, तो उसके हिसाब से किसानों को जो समर्थन मूल्य मिल रहा है वो 2275 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। यानी करीब करीब 772 रुपए प्रति क्विंटल आपको ज्यादा मिल रहा है, 51% ज्यादा मिल रहा है जो MSP के हिसाब से अभी तय होता है। उसी तरह से अगर बात की जाए चावल की, चावल में भी वही है। अगर C2 कॉस्ट लगाते हैं तो 49% और 152% का फर्क आ जाता है। मतलब A2FL से अगर दिया जाता है 2023-24 में, तो उसमें आपको 864 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि C2 कॉस्ट अगर उसका आता है तो आता है 1462 रुपए प्रति क्विंटल। और MSP आपको कितना मिल रहा है इस पे, मतलब अगर आप C2 कॉस्ट लगाते हैं तो C2 कॉस्ट आपको दे रहा है 1462 रुपए प्रति क्विंटल। C2 कॉस्ट है आपका चावल का रबी का पंजाब में अभी जो MSP में मिलेगा। और वहीं अगर आप, लेकिन आपको मिल कितना रहा है इस बार MSP आपको दिया जा रहा है 2183 रुपए प्रति क्विंटल। तो कुल मिलाकर आपको 152% का इसमें मुनाफा हो रहा है, 152% का। और C2 में देखा जाए तो 49% का हो रहा है। तो कुल मिलाकर मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आप MSP की जब बात करते हैं, MSP और साथ ही साथ जो अभी जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, इसमें अगर आप थोड़ा सा मतलब कुल मिलाकर यही बताने की कोशिश की गई है कि देखिए MSP में क्या होता है कि जब MSP देने की बात आती है और इसको अगर कानून बनाया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि सरकार को जो आपकी जितने भी यानी जो जितना भी फसल हुआ है और जितनी भी फसल है वो सारी फसल खरीदनी पड़ेगी। अब अगर सारी फसल आपको खरीदनी पड़ेगी सरकार को, तो कुल मिलाकर आपको कितना पैसा चाहिए होगा सब कुछ उठाने के लिए, करीब करीब 40 लाख करोड़। ये एक एस्टिमेट है जो बताया गया है जानकारों की ओर से जो इस क्षेत्र से आते हैं। 40 लाख करोड़ इतना देना पड़ेगा। और आपका बजट आता है करीब 45 लाख करोड़ का आपका बजट है।
अब आप सोचिए कि 40 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ के बजट में 40 लाख करोड़ अगर सिर्फ किसानों को उनके फसल को खरीदने में सरकार लगा देगी तो क्या होगा। अगर आप 40 लाख करोड़ का आप खरीदेंगे भी, जब मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको 40 लाख करोड़ थोड़ी ना मिलेंगे, क्योंकि और जो फसल है, अब ये भी तो देखना है आपको, फसल अब जितनी फसल अगर आप खरीदते हैं, कितना लोग गेहूं खरीदना चाहते हैं, कितना चावल खरीदना चाहते हैं, मार्केट में उनकी कितनी डिमांड है, कितनी उसकी प्राइस है, ये भी देखना जरूरी है। तो अगर सरकार अगर इसको कानून बना देती है और उसको सरकार को खरीदना पड़ता है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी ना, फिर आपके पास आपके बजट में पैसा कहां बचेगा कि आप किसी दूसरी चीजों में लगाएं देश के तरक्की में। और जैसा दूसरी बात ये सामने आई कि जो जिस एमएसपी की बात की जा रही है या फिर C2 की बात की जा रही है, अगर वो अभी जिस तरह से जो कमेटी है जो पैसा तय करती है समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए, अगर उसी कमेटी की बात की जाए, जैसे हमने बताया, अगर जैसे गेहूं की बात कर लीजिए, अगर आप जो इस पे C2 प्लस 50% की बात करते हैं, अगर इसके लिहाज से देखते हैं तो करीब करीब आपको 1500 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि सरकार की ओर से जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है वो 2000 रुपए प्लस आ रहा है और आपको 772 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिल रहा है। तो अगर एमएसपी कानून बन जाए और C2 प्लस 50% दिया जाए तो आज आपको जो आज 2200 रुपए प्लस आपको पैसा मिल रहा है प्रति क्विंटल, वही घटकर आपको 1500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा C2 प्लस 50% में। ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स जो जानकार हैं जो कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि क्या एमएसपी कर देने से और ये गारंटी देने से क्या सिर्फ किसानों को फायदा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त किसान नेता सरवन सिंह पंडेर इस वक्त बातचीत कर रहे हैं किसानों से, मीडिया से बात कर रहे हैं और किसानों से आज बातचीत होनी है सरकार की। और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए तरीके जो अपना रहे हैं, कहना है कि उनका ये गलत है। और आज तीसरा दिन है किसान आंदोलन का और शंभू बॉर्डर पर इस वक्त जो किसान नेता है पंडेर, वो मीडिया से बात कर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि रोकने का तरीका गलत है और सरकार से वो बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार भी तैयार है। और सोचने वाली बात है कि पिछली बार जिस तरह से लगातार सरकार बात कर रही थी, एंगेज हो रही थी, उसके बाद भी मसला नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार सरकार ने लिया फैसला। लेकिन इस बार तो सरकार पहले से ही किसानों के दरवाजे पर आई है। चंडीगढ़ में आके खुद सरकार के जो तमाम 3 बड़े नेता हैं वो बात कर रहे हैं और किसानों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, ये आरोप लगाया जा रहा है। आज हम शाम होने वाली बातचीत के लिए तैयार हैं, ये भी पंडेर कह रहे हैं। हमें रोकने के लिए गलत तरीके से सरकार हथकंडे अपना रही है और जिन बुलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है उनका सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे आरोप लगाए। तो यहाँ पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं किसान नेताओं की ओर से। तो ऐसे में एक बार हम ये भी देख लें कि ट्विटर पर आखिरकार क्या ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ट्विटर पे ये प्रोटेस्ट ट्रेंड भी कर रहा है और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन कुछ एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर किसान दिखा रहे हैं, इन हाथों में ये टेनिस बॉल लेकर आए थे जो किसान है। और टेनिस बॉल का इस्तेमाल किस लिए करना था, इनका कहना था कि जो टेनिस बॉल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि जो ड्रोन्स आते हैं और वो जब टीयर गैस के शेल्स गिराते हैं तो उनको निशाना बनाने के लिए जो पहले दिन उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया था और पत्थर उन्होंने मारे थे और पत्थर मारने से उनके भी कई सारे किसान घायल हो गए थे उनके पत्थरों से, इसलिए वो ये सॉफ्ट बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से कुछ किसान जो हैं पतंग उड़ा रहे थे और पतंग के डोर के जरिए जो वहाँ पर ड्रोन्स उड़ रहे थे या ड्रोन से निगरानी की जा रही थी या फिर टीयर शेल गैसेस के डाले जा रहे थे, उसको रोकने के लिए ये देसी तरीके भी निकाले गए हैं किसानों की ओर से। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश हुई, जिस तरह से कन्फ्रंट्रेशन हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और किसान कई सारे जो मीडिया कर्मी हैं वो भी कल जो झड़प हुई उसमें घायल हुए हैं। तो ऐसे में ये देखना चाहिए कि जब बात होती है कि हम कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाहते हैं, हम सरकार से या फिर फोर्सेस के साथ आमने सामने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में जो वहाँ पर तस्वीरें आती हैं वो कुछ और बताती हैं। जो क्राउड कंट्रोल वहाँ पर है वो बहुत ज़रूरी है कि क्राउड कंट्रोल कैसे होगा। जो यहाँ पर आपके नेता हैं, चाहे वो
श्रवण सिंह पंढेर हो या फिर जगजीत सिंह हो, श्रवण सिंह और जगजीत सिंह को तो यह तय करना पड़ेगा ना कि आखिरकार किस तरह से वो इस पूरे के पूरे जो आंदोलन में या मार्च में किसानों को आपको क्राउड कंट्रोल भी करना है। उनको ऐसा नहीं कि खुला आप छोड़ दें वो कुछ भी करें, क्योंकि वहां पर आमने सामने जब चीजें बहुत हीटअप हो जाती हैं तो ऐसे में ना चाहकर भी कुछ ऐसा हो जाता है जो लोगों के लिए घातक है, किसानों के लिए भी घातक है, जो फोर्सेस है उनके लिए भी घातक है। और बड़ी बात है कि जो वहां पर हिदायत है वहां पर फोर्सेस को कि वो लीथल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लीथल वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब पत्थर चले और क्योंकि कई सारे पुलिस वाले घायल हुए हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी घायल हुए हैं जो पत्थरबाजी हुई है उसमें, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब किसान नेता यहाँ आते हैं और इस तरह के वो बयान देते हैं कि वो शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे हैं, तो लेकिन जो तस्वीरें आती हैं वो कहीं ना कहीं इनको विरोधाभासी हो जाती हैं। बहरहाल जो अब आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो किसान जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर आ रहे हैं और जो लगातार एमएसपी और बाकी चीजों को लेकर अपनी मांगों को उठा रहे हैं, उसमें एक मांग ये भी आती है कि आखिरकार डब्ल्यूटीओ से एग्रीमेंट क्यों तोड़ दिया जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें देश के अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ वो किसी एक क्षेत्र से नहीं चलती, इसमें बहुत सारे चीजें होती हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें रिसर्च है, इसमें आपके ह्यूमन रिसोर्स आती हैं, इसमें बहुत सारी है। सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो भारत इस वक्त पूरी दुनिया में देता है, और ये सारी जो चीजें हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। और जिस तरह से कांग्रेस की ओर से भी एक दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया कि आखिरकार इस पूरे बैठक में पीयूष गोयल क्या कर रहे हैं, पीयूष गोयल की क्या जरूरत है। अब पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर हैं तो वो क्यों नहीं वहां पर जाए, क्योंकि आपकी मांगे भी तो उसी तरह से हैं। अब जो वाणिज्य मंत्री हैं, अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आप तोड़ना चाहते हैं तो उसमें वाणिज्य मंत्री बात करेंगे, ना कि कृषि मंत्री बात करेंगे। और दूसरी बात है कि जो आपका पूरा का पूरा जो कृषि क्षेत्र है, भले ही वो कृषि मंत्री के डिपार्टमेंट का है, लेकिन जो आपकी एग्रीकल्चर डोमेन है, एग्रीकल्चर फील्ड है या पूरे के एग्रो इंडस्ट्री है, वो भी इसमें पूरे के पूरे आती है और उसमें आपके कॉमर्स मिनिस्टर की जरूरत है। तो ऐसे में सरकार और साथ ही साथ नित्यानंद राय की जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वो भी इसमें मौजूद है। तो अहम 3 ऐसे मंत्री हैं जो प्रमुख मंत्री हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और जिनके जरिए ही पूरा मामला हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मांग ये भी रखी गई कि लखीमपुर खीरी में जिनकी किसानों की मौत हुई थी उनको लेकर भी है। तो ऐसे मांगों को देखने के लिए आपको हर एक डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो या फिर वाणिज्य मंत्रालय हो। अब डब्ल्यूटीओ की मांग आप रखेंगे, डब्ल्यूटीओ से अगर हटना है तो इस बारे में वाणिज्य मंत्री बात करेंगे। और क्या सिर्फ वाणिज्य डब्ल्यूटीओ से हट जाने से चीजें बदल जाएंगी? डब्ल्यूटीओ में देखिए, आप सोचिए कि डब्ल्यूटीओ की जब बात करते हैं तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो भारत के ऊपर लगातार दबाव क्या बना रहा है कि आप अपने कृषि क्षेत्र में सब्सिडीज देना बंद करें। सरकार जो सब्सिडीज देती है, एमएसपी देती है, वो उसके बिल्कुल खिलाफ है। डब्ल्यूटीओ चाहते हैं कि सरकार एमएसपी ना दे, जो अभी भी समर्थन मूल्य दिया जाता है। अभी भी जब आप फर्टिलाइजर खरीदने जाते हैं उसमें जो सब्सिडी दी जाती है, बिजली में दी जाती है, पानी में दी जाती है, खेतों में डालने के लिए, ये जो सारी सब्सिडीज होती है किसानों को, वो ना दी जाए। लेकिन सरकार आज तक कभी भी इसमें नहीं झुकी है। सरकार, चाहे अभी की सरकार हो पहले की सरकार हो, यहाँ की भारत सरकार कभी नहीं झुकी और किसानों को लगातार समर्थन मूल्य दिया गया इसके बावजूद। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तभी तो आप पूरी दुनिया में अपने उत्पाद को बेच पाएंगे। अगर आप उस कहते हैं ना, एक जो ग्रुप है, अगर उस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो फिर आप पहुंचेंगे कैसे? अगर आप किसान संगठन बनाते हैं, मंडी बनाते हैं ना, एक मंडी का हिस्सा बनते हैं तभी तो आप उस मंडी में जाके बेचते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हम इस मंडी का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते तो फिर आप अपने प्रोडक्ट से, अपने सामान कैसे आप वहां तक पहुंचाएंगे? तो इसलिए डब्ल्यूटीओ से हट जाना, निकल जाना एक कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़े तौर पे आपको डैमेज करेगा। दूसरी बात है कि आपके जो कृषि उत्पाद है, आपका जो इतना ओवर प्रोडक्शन होता है, कई बार आप इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, इसकी खपत सिर्फ और सिर्फ देश में नहीं हो सकती है। इसके लिए विदेशों में भी आपको एक्सपोर्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है। फल सब्जियों का मार्केट बहुत बड़ा है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसा बड़ा मार्केट है जहां पर आपके फल सब्जी की डिमांड है, तो वहां पर भेजते हैं। आज चाइना वहां पर भेज रहा है, ऐसे बहुत सारे देश जो भेज रहे हैं, तो भारत क्यों नहीं भेज सकता? जब भारत के पास वो पोटेंशियल है, भारत उससे करीब है। तो ये बहुत बड़ी एक सोच है जिसको बदलना भी है, सोचना भी है। दूसरी बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर आप जब करते हैं तो दोनों देशों के बीच, उससे दोनों देशों को फायदा होता है, सिर्फ ये नहीं कि एक ही देश को फायदा हो रहा है।
अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं यूके के साथ, अगर वहां से कुछ लेकर आएंगे तो हम भी वहां पर भेजेंगे। वहां पर आप